जिसका नाम है किशोर अवस्था की ओर। अब दोस्तों, आपने अपने शरीर में कई बार कुछ बदलाव देखे होंगे, जैसे कि लड़कों की आवाज भारी हो जाना या फिर शरीर के कुछ अलग अलग भागों में बालों का आ जाना। ये सारी चीजें किशोर अवस्था के दौरान होती है और हम इसी बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम किस विषय बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि किशोर अवस्था क्या होती है और फिर हम यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तनों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं आप सभी को सरल शब्दों में बताऊं कि किशोर अवस्था क्या होती है, तो किशोर अवस्था जीवन काल की वह अवधि है जब शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आ जाती है और इसी को हम किशोर अवस्था कहते हैं। हमारे जीवन में किशोर अवस्था की शुरुआत 10 से 12 वर्ष की अवस्था में होती है तथा यह 18 से 19 वर्ष की अवस्था तक रहती है। तो ये बात आप सभी को याद रखनी है। और दोस्तों, आप सभी को एक और बात याद रखनी है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों में यह अवस्था 1 से 2 वर्ष पहले शुरू हो जाती है। जीवन काल की इस अवधि को अंग्रेजी में टीनेजर्स कहते हैं। जो भी बालक और बालिकाएं किशोर अवस्था में होती हैं उनको हम टीनेजर्स कहते हैं। और ये टीनेजर शब्द 13, 14 ऐसे करके 19 तक उम्र होती है और उसमें से 3 शब्द से इसको बनाया गया है। वैसे तो हमारे जीवन काल में जन्म से ही कई अवस्थाएं आती हैं, जैसे कि 5 वर्ष तक की अवस्था को हम कहते हैं शैशव अवस्था, 6 से 10 वर्ष की अवस्था को हम कहते हैं बाल्य अवस्था, 11 से 19 वर्ष की अवस्था को हम किशोर अवस्था कहते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और किशोर अवस्था के बाद आती है युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। अब दोस्तों, यौवनारंभ में निम्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उनमें सबसे पहला परिवर्तन है लंबाई में वृद्धि होना। व्यक्तियों की बढ़ने की गति भी भिन्न भिन्न होती है। यहाँ इस ग्राफ के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि लड़कों की तुलना में लड़कियां ज्यादा तीव्रता से बढ़ती हैं तथा एक उम्र के बाद यह गति थोड़ी धीमी हो जाती है और बाद में रुक जाती है। और दोस्तों, किशोर अवस्था में लड़के तथा लड़कियों के शारीरिक आकार में भी विभिन्न परिवर्तन आते हैं। लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं और लड़कियों के कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। लड़कों की शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा गठिल होता है। आइए दोस्तों, अब अगले परिवर्तन को समझ लेते हैं। यौवनारंभ के दौरान स्वर यंत्र, जिसे हम लैरिंक्स भी कहते हैं, उसमें वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। लड़कों में यह स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा होता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देता है। इसे हम एडम्स एप्पल यानी कि कंठमणि कहते हैं। और अगला परिवर्तन है कि यौवनारंभ के दौरान लगभग सभी के चेहरे पर फुंसियां या मुहासे आ जाते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था में स्वेद तथा तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है, जिससे कि इनका स्राव बढ़ जाता है। जो भी इन ग्रंथियों से स्राव निकलता है वो बढ़ जाता है। और दोस्तों, कुछ ग्रंथियां स्राव वाहिकाओं द्वारा स्रावित होती है तथा हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में डाल देती है। इसलिए इन्हें हम नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। ये ग्रंथियां हैं स्वेद ग्रंथि, लार ग्रंथि, तैल ग्रंथि। इस अवस्था में बौद्धिक विकास भी होता है, सोचने के ढंग में परिवर्तन हो जाता है, कुछ भी सीखने की इच्छा सर्वाधिक होती है। इस अवस्था में बच्चे खुद को असुरक्षित भी महसूस करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किशोर अवस्था क्या होती है और हमने यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तनों को भी समझा। इन सभी पढ़ाए गए विषयों को आप सभी का स्वागत है। आज भी हम आपका अध्याय किशोर अवस्था की ओर
को जारी रखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किशोर अवस्था क्या होती है और हमने जाना था कि यौवन आरंभ के दौरान होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो में हम गौण लैंगिक लक्षणों को जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं, फिर हम जनन में हार्मोन की क्या भूमिका होती है उसको हम समझेंगे और आखिरी में हम मानव जनन काल की अवधि को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं दोस्तों जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। ऐसे ही लक्षणों को हम गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए युवावस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास होना और लड़कों में मूंछ और दाढ़ी का आ जाना, यही गौण लैंगिक लक्षण है और इससे हम इनकी पहचान कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। किशोरावस्था में होने वाले सारे के सारे जो भी परिवर्तन होते हैं वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि हार्मोन्स की खोज कैसे हुई थी। तो सर्वप्रथम हार्मोन का पता स्टार्लिंग और बेसिल ने 1902 में लगाया था और इसकी अवधारणा को 1905 में स्पष्ट किया गया। अब दोस्तों जैसे ही यौवन अवस्था शुरू होती है उसी के साथ साथ लड़कों के वृषण द्वारा पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रवण भी प्रारंभ हो जाता है और स्त्रियों में जो हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। इसका भी स्रवण अंडाशय द्वारा शुरू हो जाता है। और दोस्तों इन हार्मोन का उत्पादन का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि, जिसे हम अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, इसके द्वारा होता है। पीयूष ग्रंथि से अनेक प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। उनमें से एक हार्मोन है जो कि वृषण में शुक्राणु एवं अंडाशय में अंडाणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। और दोस्तों ग्रंथियों से निकलने वाले यह हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित किए जाते हैं तथा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। हार्मोन यौवनावस्था के समय शरीर में होने वाले परिवर्तनों को भी उद्दीपित करता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मानव जनन काल की अवधि को समझ लेते हैं। लड़कियों में यौवनारंभ के दौरान अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। 28 से 30 दिनों के अंतराल पर एक अंडाणु किसी एक अंडाशय से निर्मोचित होता है। इस अवधि में अंडाशय की दीवार मोटी हो जाती है और जब अंडाणु अंडाशय से निकलता है वो शुक्राणु से संगलित होकर युग्मनज का निर्माण करता है, जिस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं और इसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। और दोस्तों अगर यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तब गर्भाशय की अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और योनि द्वारा बाहर आती है। इस प्रक्रिया को ऋतुस्राव या माहवारी कहते हैं और इसका जो चक्र है वो चलता रहता है। 28 से 30 दिनों में ये बार बार होता रहता है और इस चक्र को हम मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो एक ऋतुस्राव से अगले ऋतुस्राव और ये चक्र फिर ऐसे ही चलता रहता है और इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। दोस्तों पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में होता है जिसे कि हम यौवनारंभ में होता है जिसे कि रजोदर्शन यानी कि मेनार्क कहते हैं। यह 12 से 14 वर्ष के बीच कभी भी शुरू हो जाता है और 45 से 50 वर्ष की आयु तक होता है और उसके बाद यह रुक जाता है, जिसको हम मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति कहते हैं। आइए दोस्तों अब इसकी कुछ मुख्य बातें हम देख लेते हैं। ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऋतुस्राव के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले
पैड को 2 से 3 बार बदलना चाहिए। इस्तेमाल किए गए पैड को सही जगह पर डिस्पोज करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने गौण लैंगिक लक्षणों को जाना, फिर हमने जाना कि हार्मोन्स क्या होते हैं और हार्मोन्स की जनन में क्या भूमिका होती है, इसको भी हमने समझा, और आखिरी में हमने मानव जनन काल की अवधि को जाना। लोग आज हम अध्याय किशोरावस्था की ओर का भाग 3 पढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संतति का लिंग निर्धारण, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन और कीट एवं मेढक में हार्मोन का योगदान। और इस पाठ की शुरुआत हम करते हैं सरिता नाम की महिला की कहानी से। सरिता जो है वह पहली बार माँ बनने वाली है और वह हमेशा इसी चिंता में लगी रहती है कि उसको लड़की होगी या फिर लड़का। तो बच्चों, क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी बच्चे के पैदा होने से पहले उसका लिंग क्या होगा? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपने पहले गुणसूत्रों के बारे में तो पढ़ा ही होगा और इन्हीं गुणसूत्रों की सहायता से हम किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण कर सकते हैं। कैसे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप ये तो जानते हैं कि किसी भी मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, परंतु इसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं वह कायिक गुणसूत्र होते हैं और जो 23वां जोड़ा होता है वह लिंग गुणसूत्र कहलाता है। और इसी लिंग गुणसूत्र के द्वारा हम ये पता करते हैं कि किसी भी बच्चे का लिंग क्या होगा। और ये लिंग गुणसूत्र पुरुषों में XY और महिलाओं में XX होता है। यानी कि पुरुषों में जो गुणसूत्र होते हैं वह X और Y होता है और महिलाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वह XX होते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें, यदि जनन की प्रक्रिया में Y शुक्राणु से जब X अंडाणु मिलेगा तो जो शिशु विकसित होगा वह एक नर होगा और यदि X शुक्राणु से जब X अंडाणु मिलेगा तो जो शिशु विकसित होगा वह मादा होगी। तो बच्चों, इस प्रक्रिया में आपने एक चीज पर गौर किया कि किसी भी बच्चे का जो लिंग है वह उसके पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, ना कि उसकी माता के गुणसूत्रों पर। क्योंकि जो पिता के गुणसूत्र होते हैं, जो कि X और Y होता है, उसी से यही निर्धारित होता है कि जो शिशु है वह लड़का होगा या फिर लड़की है। तो बच्चों, हमने लिंग हार्मोन्स के बारे में तो जान लिया। अब हम चर्चा करते हैं कि लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य और कौन से हार्मोन होते हैं हमारे शरीर के अंदर। सबसे पहला है पीयूष ग्रंथि। ये जो आप छोटे से मटर के दाने की तरह एक हरे रंग का भाग देख रहे हैं जो कि हमारे मस्तिष्क में है, उसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। इसके बाद है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में स्थित होती है। इसके बाद है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वह हमारी किडनियों के पास स्थित होती है। इसके बाद है अग्नाशय। अग्नाशय जो है वह हमारे लीवर के पास स्थित होती है। और इसके बाद आता है वर्षण। वर्षण जो है वह केवल पुरुषों में होता है। और फिर हमारा आखिरी है अंडाशय। अंडाशय जो है यह हार्मोन केवल महिलाओं में होता है। तो चलिए अब हम इन सभी हार्मोन्स के बारे में एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले है हमारे पास पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है और यह, जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में, कितनी छोटी सी है, बिल्कुल एक मटर के दाने के बराबर। इसी कारण से यह हमारे शरीर की सबसे छोटी अंततः द्रवी ग्रंथि है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है।
और इसके बाद है हमारा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है वह हमारे गले में स्थित होती है और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है और यदि यह थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में ज्यादा हो जाता है तो जो हमारा गले का हिस्सा है वह फूलकर गुब्बारे की तरह मोटा हो जाता है और इस बीमारी को घेंगा या फिर गोइटर भी कहा जाता है। हमारा अगला हार्मोन है अग्नाशय। अग्नाशय जो है वह हमारे लीवर के पास स्थित होती है और यह इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। और बच्चों, क्या आप जानते हैं यदि अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में इंसुलिन स्रावित नहीं करेगा तो इससे हमें मधुमेह रोग भी हो सकता है। इसके बाद है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो है वह हमारी किडनी के पास स्थित होती है और यह एड्रेनल हार्मोन को स्रावित करती है। अब बच्चों, क्या आप जानते हैं जब आपको बहुत गुस्सा आता है, जब आपको कोई डांटता है या फिर आपको परीक्षा से पहले जो चिंता का अनुभव होता है वह इसी हार्मोन के कारण होता है। एड्रेनल ग्रंथि के कारण ही हम क्रोध, संकट या तनाव को महसूस कर पाते हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार मनुष्य विकसित होते हैं उसी प्रकार अन्य जीव जैसे कि कीट इत्यादि भी विकसित होते हैं। तो क्या उनमें भी हार्मोन का कोई योगदान होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। बच्चों, आपने कीटों के जीवन चक्र के बारे में तो पहले पढ़ा ही होगा। आप ये भी जानते हैं कि उन्हें अपने वयस्क रूप में आने के लिए कितने सारे चरणों से गुजरना पड़ता है और लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। और बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कायांतरण की इस प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? जी हाँ, कीटों में कायांतरण की प्रक्रिया कीट हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है और मेंढकों में यह प्रक्रिया थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। और बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि किसी भी मेंढक को वयस्क रूप में आने के लिए यह जरूरी है कि वह जिस पानी में रह रहा है उसमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन उपस्थित हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो वह अपने वयस्क रूप में नहीं आ पाएगा। बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा संतति का लिंग निर्धारण, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन और कीट एवं मेंढक में हार्मोन का योगदान। हम जन्नात्मक स्वास्थ्य पर, किशोर अवस्था की पोषक आवश्यकताओं पर, व्यक्तिगत स्वच्छता पर, शारीरिक व्यायाम एवं योग पर और नशीली दवाओं के निषेध पर। तो जन्नात्मक स्वास्थ्य को जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है। आप यह तो जानते ही हैं कि एक स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में ही वास करता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि यदि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है और हमारा शरीर भी स्वस्थ है तभी हम यह कह सकते हैं कि हम एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। तो बच्चों, क्या अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि किशोर अवस्था में अच्छे स्वास्थ्य पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? चलिए कोई बात नहीं, अब हम इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। आप यह तो जानते हैं कि किशोर अवस्था के दौरान हमारे शरीर का विकास होता है और किशोर अवस्था के दौरान ही हमारे शरीर में अनेक बदलाव आते हैं और खासकर इसी काल के दौरान हमारे शरीर में जन्नात्मक क्षमता का विकास होता है। इसी कारण से इस अवस्था में हमारे स्वास्थ्य पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है।
तो बच्चों, आप अब स्वास्थ्य को परिभाषित तो कर ही सकते हैं, और मैं ये जानती हूँ कि आप सभी का उत्तर यही होगा कि यदि कोई व्यक्ति रोग मुक्त है तो वह स्वस्थ होता है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, पर बच्चों, क्या आप कुछ भूल नहीं रहे हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति वह होता है जो कि शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर स्वस्थ होता है। और आपने यह भी गौर किया होगा कि जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसका व्यक्तित्व भी प्रभावी होता है, और इसीलिए किशोर अवस्था काल के दौरान हमारे स्वास्थ्य पर इतना जोर दिया जाता है। तो बच्चों, अब हमने यह तो जान लिया कि स्वास्थ्य क्या होता है, पर क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि हमने अपने आप को किस प्रकार स्वस्थ रख सकते हैं? चलिए, कोई बात नहीं, इसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं कि हम अपने आप को किस प्रकार स्वस्थ रख सकते हैं। हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान संतुलित आहार लेकर, शारीरिक व्यायाम कर और व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देकर रख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आप यह तो जानते हैं कि किशोर अवस्था बचपन से जवानी के बीच की आयु को कहा जाता है, और इस काल के दौरान हमारे अंदर काफी सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, और इन बदलावों को संपूर्ण करने के लिए हमारे शरीर को संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। पर क्या आप ये जानते हैं, जो जंक फूड आप बाहर से खाते हैं उन्हें आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और जो घर पे बना हुआ खाना होता है उसे ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो पोषक तत्व आपको किशोर अवस्था में हो रहे बदलाव के लिए चाहिए होता है वह आपको इन जंक फूड से नहीं बल्कि आपके घर पे बने हुए खाने से मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फल और सब्जियों का भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं वह हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम जानते हैं कि आपको आहार में किस प्रकार की चीजों का सम्मेलन करना चाहिए। सबसे पहले हमें शक्ति देने वाले आहार जैसे कि चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मकई इत्यादि रखने चाहिए। और दूसरा है बीमारियों से सुरक्षा करने वाले आहार जैसे कि दालें, चना, सोयाबीन, मूंगफली और दूध। तीसरा है शरीर की वृद्धि व विकास करने वाले आहार जैसे कि हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां व फल इत्यादि। यह सभी आहार आपको पर्याप्त मात्रा में हर प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध करवाएंगे। और बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि किशोर अवस्था के दौरान हमें उन भोजन का जरूर सेवन करना चाहिए जिनमें कि लौह तत्व मौजूद हो, क्योंकि लौह तत्व की कमी के कारण किशोर अवस्था के दौरान हमें अनीमिया की शिकायत भी हो सकती है। अनीमिया में हमारी आंखें पीली हो जाती हैं और हमारे सर में भी दर्द रहने लगता है। अब बच्चों, आप क्या ये जानते हैं कि लौह तत्व ही रक्त का निर्माण करता है, इसीलिए किशोरों को लौह तत्व से युक्त आहार जरूर लेना चाहिए जैसे कि पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा इत्यादि। हमने संतुलित आहार का महत्व तो जान लिया। अब हम जानते हैं कि स्वास्थ्य में शारीरिक व्यायाम एवं योग का क्या योगदान है। बच्चों, आप ये तो जानते ही हैं कि खेल कूद हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, और जो व्यक्ति खेल कूद या फिर शारीरिक व्यायाम की गतिविधियों में लगे रहते हैं उनकी मांसपेशियां भी सुगठित रहती हैं और वह स्वस्थ रहते हैं। और बच्चों, आप यह तो जानते हैं कि योगा भी एक प्रकार का शारीरिक व्यायाम होता है, और योगा करने से हमारे शरीर को
काफी सारे लाभ मिलते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और योगा के इतने सारे लाभों को देखते हुए ही 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आता है हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। हम व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान नहाना, साफ कपड़े पहनना, हाथ धोना, नाखून काटना, कान साफ करना या फिर अपने दांत साफ करने जैसी अच्छी आदतों का पालन करके कर सकते हैं। और बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि हमारे आसपास को साफ रखना भी, यानी कि हमारे परिवेश को भी साफ सुथरा रखना भी हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता का भी एक भाग है। यदि हम अपने परिवेश को साफ सुथरा रखेंगे तो जो रोग कारक हैं वह हमसे दूर रहेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। अच्छा बच्चों, आप ये तो जानते हैं कि किशोरावस्था का जो काल होता है उसमें एक किशोर के जीवन में काफी सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, जिसके कारण वह तनाव ग्रसित हो जाता है और इसके चलते कोई किशोर या किशोरी खुद को असुरक्षित और भ्रमित भी महसूस करने लगता है। और अपने आप को अच्छा महसूस करवाने के चक्कर में किशोर या फिर किशोरी इस दौरान नशीली दवाओं या फिर शराब या फिर कभी कभी सिगरेट जैसी बुरी चीजों का सहारा लेते हैं, जबकि हमें इन सभी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों के लिए ही हानिकारक होती है। अच्छा बच्चों, आपने HIV एड्स के बारे में तो सुना ही होगा। इसके बारे में काफी सारे विज्ञापन देखे होंगे आपने टेलीविजन पर या फिर इसके बारे में पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर के अंदर। तो चलिए अब हम इस बीमारी के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो बच्चों, आपको क्या पता है कि ये जो एड्स नामक बीमारी है यह एक खतरनाक जीवाणु से होती है जिसका नाम HIV होता है। HIV का अर्थ होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि ये जो वायरस है यह हमारे